तो देखो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पर कुछ तो हमें एक एक्सप्रेशन दिख रहा है जो लग रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो सवाल में कहा है कि ये एक्सप्रेशन अज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज़, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है इस पूरे की, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमें a बताना है क्या क्या हो सकता है। बताते हैं। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को कुछ y मान लिया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 4 अपॉन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। अब मैंने कहा कि एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 4y एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस वाई एक्स प्लस माइनस ए वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज तो तुम्हें निकालना आता है ना। तो पहले तो हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसकी रेंज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x तो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले तो a प्लस 4y इज़ नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा सेट, तभी ये क्वाड्रेटिक बन पाएगा। अब x रियल होने के कारण, यानी कि रियल रूट्स होने के कारण, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 9 प्लस 16a स्क्वायर। यहाँ पर मैं d निकालने नहीं बैठूंगा, तुम डिस्क्रिमिनेंट आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, फिर 2 टाइम्स 2a² प्लस 23y प्लस 9 प्लस 16a। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, इसे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन के रूट्स रियल थे। अच्छा, एक बात बताओ, a प्लस 4y 0 नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस a/4? क्योंकि हमने ऊपर क्या क्वेश्चन में देखा है कि ये वाला एक्सप्रेशन ऑल रियल वैल्यूज़ ले रहा है, यानी कि जो हम y बराबर लिख रहे हैं तो उसमें y क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसलिए कह रहा हूँ, अब जब तुमने a प्लस 4 है नॉट इक्वल टू 0 कह दिया, y इतना हो गया। यानी कि ये जो हमारे पास एक इन इक्वेशन बनी है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम मान सकते हैं y में, क्वाड्रेटिक इन y इफ 9 प्लस 16a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कह सकते हैं ना। अब एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल y, ठीक है। y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो जा रहा है ना, बस एक चीज़ नहीं हो सकता है। अब मान लो एक ही वैल्यू, मान लो 18 आ गई, ठीक है, तो y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो है, सिर्फ माइनस 18/4 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये कैसा बनेगा? तो इधर स्मॉल y, इधर कैपिटल Y मान लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैपिटल Y मान लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, राइट। अच्छा, हमेशा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में सिर्फ एक जगह छोड़कर। तो इसके लिए तुम ये थोड़ी ना कह दोगे कि ये उल्टा घूम के आ रही होगी, नहीं नहीं, तब तो बहुत सारे y के लिए ये नेगेटिव हो गया ना, सॉरी, हाँ, बहुत सारे y के लिए ये नेगेटिव हो गया। देखो, इन सारे वाइज के लिए नेगेटिव हो गया, सिर्फ इतने के लिए पॉजिटिव है। नहीं, हमें सभी वाइज के लिए पॉजिटिव चाहिए। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाने बैठूँगा
तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए, ये वाइट से बनाऊंगा, या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा। मेरे कहने का मतलब है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, a मस्ट बी पॉजिटिव। अरे a क्या लिख रहा हूँ मैं, ये पूरी चीज़ को पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा। भाई a पॉजिटिव होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a मतलब कि ये पूरी चीज़, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो यानी कि कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। तो तुम लिखो कि इस कंडीशन को, ये जो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल रियल वाई, इसके लिए ज़रूरी है कि 9 + 16a ग्रेटर देन ज़ीरो होए और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो आए। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो करने पे जो हमारे को मिलता है वो मिलता है A127 क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब था a मस्ट बी ग्रेटर देन -9/16। तो जब हमने सॉल्व किया तो A127 आ गया ना, तो -9/16 से तो बड़ा है, यानी कि डोमेन में, तो ठीक है। अब तुम बोलोगे हाँ हाँ ये तो आंसर हो गया हमारा, हमने बहुत अच्छे एनालाइज करा, ये हो गया हमारा आंसर। पर बहुत बढ़िया बात है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ठीक है, तुम ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर y -a/4 तो नहीं था, यानी कि हमने कहा था -∞ to ∞ में सभी होना चाहिए y, पर मान लो a की वैल्यू 1 है तो y -1/7 नहीं है, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ है, तो ये तो नहीं हुआ। तो तुम एक काम करो ना, a बिलोंग्स टू 1 to 7 में y को तुम -a/4 रख के चेक कर लो। यहाँ पर अगर मैं y को -a/4 रखता हूँ और इधर मेरा एक्सप्रेशन ये वाला है, तो मैं चेक करूँगा ना x रियल आएगा या नहीं। x रियल आएगा तो बढ़िया बात, तो यहाँ से तुम्हारा x आ जाएगा। हाँ, तो हमने y को -a/4 रख के चेक करा कि x रियल आ रहा है या नहीं। और ध्यान रखना, जब तुम y को -a/4 रख रहे हो ना, तो तुम A127 में ही चेक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब A127 है तो y -∞ से इन्फिनिटी सब कुछ है एक्सेप्ट -a/4, ठीक है। लेकिन a अगर 1 to 7 नहीं है तो y -∞ तो है ही नहीं, तो इसलिए हमें 1 to 7 में ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये एक्सप्रेशन ऑल रियल वैल्यूज़ लेना चाहिए ना। हमने तो निकाला कि जब A1 to 7 है तभी ये ऑल रियल वैल्यूज़ ले पा रहा है, ठीक है। एक रियल वैल्यू नहीं है तो वो रख के हम अलग से चेक कर लेंगे। तुमने कहा यहाँ पर A1 to 7 में ही चेक करना है, तो यहाँ से तुम a+4 कांस्टेंट कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 3x + a-4, हाँ बराबर 0। अब देखो A1 to 7 में ये चीज़ तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, तो इसको हटा दो। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 - a/3। अब A1 to 7 में तो ये रियल ही है ना, x तो रियल आ गया, यानी कि y -a/4 भी हो सकता है जब A1 to 7 है। तो -∞ to ∞ के लिए तो A1 to 7 ज़रूरी था, -a/4 भी चेक कर लिया A1 to 7 पे आ रहा है या नहीं y, तो बहुत बढ़िया बात। अब तुम कहोगे चलो बढ़िया सब कुछ आ गया, यानी कि फाइनल आंसर हमारा A1 to 7 ही होना चाहिए। पर क्या तुम सही हो? बिल्कुल भी नहीं। ये सब जब तुमने करा तो तुमने ये कैसे मान लिया कि ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही रहेगा? भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर इन दोनों के ना कुछ कॉमन रूट्स आ जाते तो ये तो लीनियर अपॉन लीनियर बन जाता, या फिर अगर दोनों रूट्स कॉमन आ जाते तब तो कांस्टेंट बन जाता। तो या तो ये लीनियर अपॉन लीनियर भी बन सकता था ना, या फिर ये कांस्टेंट भी बन सकता था अगर दोनों रूट्स कॉमन आ जाते।
पर अगर y लीनियर अपॉन लीनियर बन जाता तो किसी भी कीमत पर y ऑल रियल वैल्यूज़ ले ही नहीं पाता ना। कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर अगर है तो इसमें y क्या नहीं, कभी भी ऑल रियल वैल्यूज़ ले ही नहीं सकता है। यहाँ पर y इज़ नेवर इक्वल टू a अपॉन सी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना था कि कहीं ये लीनियर अपॉन लीनियर ना बन जाए या फिर कांस्टेंट ना बन जाए, यानी कि ऊपर नीचे एक भी कॉमन रूट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? एक भी कॉमन रूट नहीं आना चाहिए। ओके, अब कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट क्या होती थी? अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, मान लो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम कह सकते थे ना कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, सॉरी x² अपॉन दिस बराबर y अपॉन, मतलब यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर तो x है। ये तुमने ना ऐसे, ये याद है ना, ऐसे हम सॉल्व करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का x और y क्या आएगा? तो x की जगह x² है और y की जगह x है, तो माइनस एक्स अपॉन a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि b1c2 माइनस b2c1 टाइम्स a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू, एक मिनट यार, इसका स्क्वायर कर दिया राइट, और सॉरी यहाँ a1b2 माइनस a2b1 होएगा इज इक्वल टू a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर। ये होती थी कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन, यानी कि अगर दो क्वाड्रेटिक्स के एटलीस्ट एक कॉमन रूट भी हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, एक भी कॉमन रूट ना आए। तो जब तुम इन सब की जगह ये रख के देखोगे ना ऊपर और नीचे वाली क्वाड्रेटिक्स, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 1,7 आएगा। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा था ना a127 क्लोज्ड, वो अब आएगा a127 ओपन। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? a बिलोंग्स टू ओपन 127, ये हो गया। अब देखो ये फिर से देखना हो तो देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। एक ना डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन चेंज है जिसका प्रूफ बाद में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, लिमिट्स वगैरह आना चाहिए अच्छे से। तो एक बार रिवाइज कर लेना फिर बताएंगे। वेल अच्छे से नहीं आना चाहिए, IMVT आना चाहिए, सॉरी LMVT आना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो आना चाहिए। पर रूल देख लो, उस पर एक सवाल करते हैं। डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन चेंज। तो ये है ना, मान लो हम एक पॉलिनोमियल मानते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं तो पता होगा, सारे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर्स होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक पॉलिनोमियल मान लो px, ठीक है। अब px मान लेते हैं a1x, या फिर चलना ऐसा मान लो 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 7। मेरे को बताओ
इस पी एक्स में कहाँ कहाँ साइन चेंज हुआ है। तो सबसे पहले 2 के बगल में प्लस है, प्लस से माइनस, ओके, फिर माइनस से प्लस, अच्छा प्लस से तो प्लस ही रह गया, ठीक है। तो पी एक्स में जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होते हैं ना, उतने उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, अरे ये क्या खुल जाता है यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ पी एक्स। पी एक्स एक पॉलिनॉमियल होना चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन पी एक्स, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स भी हम बता सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन पी ऑफ माइनस एक्स। तो मैं पी ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, वो क्या आ रहा है, -2x³ -3x² -4x + 7, x की जगह -x रख दिया। तो अब यहाँ पर देखो माइनस से माइनस ही रहा, ठीक है, यहाँ भी माइनस से माइनस, यहाँ माइनस से प्लस। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, तो मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। कितने नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, एक बार साइन चेंज हुआ ना पी ऑफ माइनस एक्स में, तो मैक्सिमम 1 नेगेटिव रूट होएगा। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम कह रहा हूँ, मतलब इससे कम भी हो सकता है पर इससे ज़्यादा नहीं हो। ये सवाल है, तुम्हारे पास एक पॉलिनॉमियल दे रखा है और कहा है QRS आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, यानी कि कितने रूट्स होंगे इमेजिनरी, कितने रियल होंगे, कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव होंगे। वेल हम ईज़िली बता सकते हैं। हमारा पॉलिनॉमियल क्या है, x³ + QX² + RX - S। तुम देखो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर भी प्लस साइन, यहाँ पर भी प्लस। अब ऐसा नहीं ना कि r = -2 हो गया तो ये माइनस हो गया, ना ना ना, r भी पॉजिटिव ही है ना। r भी पॉजिटिव ही है। तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ यहाँ पर एक साइन चेंज दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इसके मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट होएगा। p ऑफ -x भी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यार ये x³ नहीं है, x⁴ है, ठीक है। p ऑफ -x आ रहा है x⁴ + QX² - RX - S। तुम फिर से देख सकते हो कि सिर्फ एक बार साइन चेंज हुआ है, उसके बाद तो फिर वही रह गया। इसका मतलब कि इसके मैक्सिमम 1 नेगेटिव रूट आएंगे, मैक्सिमम 1 नेगेटिव रूट, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब और क्या हो सकता है हमारे पास। तो मेरे को दिख रहा है कि पी एक्स में मान लो 4 रूट्स हैं इसके, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो इनका प्रोडक्ट -s आ रहा है जो कि <0 है। अगर ऐसा है तो हमारे पास पहला केस बन सकता है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिटिव हो और डेल्टा नेगेटिव हो, है ना। दूसरा केस बन सकता है अल्फ़ा बीटा गामा नेगेटिव हो, डेल्टा पॉजिटिव हो। तो ये दोनों केस तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि इसके मैक्सिमम 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होएगा। अच्छा, हमारे पास तीसरा केस एक और बन सकता है, बहुत ज़रूरी ध्यान देना। अल्फ़ा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा एंड डेल्टा इमेजिनरी, पर क्योंकि कोएफिशिएंट्स रियल हैं इसलिए इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। यानी कि अगर गामा है a + आयोटा b
तो डेल्टा को होना पड़ेगा ए माइनस आयोटा बी। तो गामा इंटू डेल्टा कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो इसलिए क्योंकि गामा डेल्टा तो पॉजिटिव आ गया, तो अल्फ़ा को पॉजिटिव बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। और यही केस पॉसिबल है सिर्फ क्योंकि मैक्सिमम वन पॉजिटिव और मैक्सिमम वन नेगेटिव रूट हो सकता है ना। तो बाकी दो इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। तो ये हमने बता दिया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और बाकी दो इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, ये है हमारा इसका एप्लीकेशन। ये देखो अगला टॉपिक हमारे पास है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्मेट में है, अगर इस चीज़ को दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करा जा सकता है, यानी कि ये एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। सिंपल सी बात कह रहे क्वेश्चन कि दो लीनियर फैक्टर्स में हमने रिजॉल्व कर दिया एक एक्सप्रेशन को। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे दिमाग में ये देख कर आया ना कि ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि x में क्वाड्रेटिक है और ये इसके रूट्स हैं, मतलब इस टाइप से। तो मैंने कहा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को तुम मान लो x में एक क्वाड्रेटिक, लेट दिस एक्सप्रेशन बी f, छोड़ो कुछ भी। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक मानता हूँ x में, तो मेरे को लिखना चाहिए सबसे पहले ax स्क्वायर्ड आ गया, फिर x वाले जितने भी टर्म्स हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स एच वाई प्लस जी टाइम्स एक्स ऐसा आया, प्लस अब x में क्वाड्रेटिक माना है तो अज्यूम कर लेते हैं y कांस्टेंट है, बी वाई स्क्वायर्ड प्लस 2f(y) प्लस c। अच्छा एक बात बताओ, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हम इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो हम रूट्स निकाल सकते हैं ना। तो x हमारा आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और फिर ज़ीरो हटा दो तो हमारा फैक्टर भी बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो x बराबर, अगर मैं इसे ज़ीरो सेट करता हूँ तो x बराबर कुछ ना कुछ आएगा ना, रूट्स आ जाएंगे। इसके क्या सोल्यूशन इस इक्वेशन का मैं निकालता हूँ, माइनस बी जिसको हम ये लिख रहे हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 दिस टाइम्स दिस। तो यहाँ से मैंने देखा कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करेंगे तो इस रूट से 4 बाहर आकर बाहर में 2 बन जाएगा और अपॉन 2a करूँगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इसलिए पहले ही 2 हटा दो कि कॉम्प्लिकेशंस ना होए। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले ही 2 हटा दिया और नीचे सिर्फ a है। पहले काम करते हैं ना, d निकाल ही लेते हैं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो 2 का तो स्क्वायर पहले ही करते हैं, एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, माइनस 4 इसी भी नहीं करना, सिर्फ ए सी करना। तो a टाइम्स बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस c। तो देखो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना अंदर वाली चीज़, वो y में क्वाड्रेटिक हम मान सकते हैं। हमें लीनियर फैक्टर्स चाहिए ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये जो रूट दिख रहा है अंदर वाली चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, तभी तो ये रूट हटेगा और फैक्टर्स मिलेंगे हमें। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे आएगा, यानी कि अगेन 2 का स्क्वायर और 4 हम हटा देंगे, जी एच माइनस ए एफ
का होल स्क्वायर माइनस 4 नहीं लिख रहे, फिर से हटा दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये होना चाहिए 0। तो अब देखो जी स्क्वायर एच स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास बचता है ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2AFGH माइनस सॉरी प्लस ACH स्क्वायर, ओके, प्लस ABG स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर BC इक्वल टू 0। ये होना चाहिए ना। इस कंडीशन से अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स एंड वाई रियल नंबर्स हैं, तो हमारा ये हो जाएगा कि हाँ इस एक्सप्रेशन के लीनियर फैक्टर्स आ गए 2। और अंदर की चीज़ को हमने ज़ीरो भी इसलिए नहीं करा ना, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाता तो नहीं, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है तो ज़ीरो भी हो ही सकता है। खैर वो जोड़ ये आएगा ना, ये आ गया कोफिशिएंट्स में रिलेशन। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इसे एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनाया जा सकता है। वेल यहाँ पर माइनस आना चाहिए क्योंकि इसका स्क्वायर खोला तो हाँ। अब ये हटा दो यहाँ से, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छे से लिखे तो ये वाली चीज़ पहले लिख देता हूँ, तो हमारे पास आएगा ABC प्लस 2FGH माइनस मान लो BG स्क्वायर्ड माइनस AF स्क्वायर्ड और माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना, बस ए हटाया और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। पर तुम ध्यान से देखो तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ रहा है। कैसे पता चला मेरे को? मैंने कहा कि भाई अगर मैं ABC रखूँ, सॉरस रूल तुम्हें पता है ना क्या होता है डिटर्मिनेंट खोलने का। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये हो गया 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, किन्हें मल्टीप्लाई करेंगे? इन्हें, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तुम देख रहे हो ना किस तरह से हो रहा है डायगोनली। अच्छा, उसके बाद यही चीज़ उल्टा कर देंगे। सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, फिर इन तीनों को करा, फिर इन तीनों को करा और सबट्रैक्ट कर दिया दोनों को। मेरा मतलब कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A1 B2 C3 आएगा प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। इन तीनों को प्लस कर दिया और फिर माइनस करना है तुम्हें क्या? A3 B2 C1 B3 C2 A1 और C3 A2 B1 का सम। यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर ABC है, अगर ABC को डायगनली रखें, उसके बाद 2FGH है, यानी कि FGH प्लस FGH है कहीं पर, है ना, ABC प्लस FGH प्लस FGH, ठीक है, माइनस BG स्क्वायर्ड प्लस AF स्क्वायर्ड प्लस CH स्क्वायर बराबर 0। अब अगर मैं G यहाँ रख दूँ तो G स्क्वायर बन रहा है, F यहाँ रख दूँ और H यहाँ रख दूँ तो FGH बन गया। यहाँ पर भी F रख दिया जाए तो FG और यहाँ H रख दिया जाए तो H बन गया FGH।
अब चेक कर लेते हुआ नहीं, ए बी सी हो गया, एफ जी एच हो गया, और एक और एफ जी एच हो गया, फिर बी एच स्क्वायर भी हो गया, ना ना ना, बी एच स्क्वायर नहीं, सी एच स्क्वायर चाहिए, तो सी एच स्क्वायर चाहिए ना। रुको रुको, एक बार फिर से रख देते हैं, ए बी सी डायगनली रख दिया, फिर मान लो जी यहाँ पर रख दिया और एफ यहाँ पर रख दिया, एफ जी, फिर तो ए बी सी बन गया, बी जी स्क्वायर बन गया माइनस का, और यहाँ एच रख दिया तो यहाँ भी एच रखना पड़ेगा। तो हाँ अब देखो, ए बी सी, फिर अरे ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी तो एफ रखना पड़ेगा ना। हाँ, फिर एफ जी एच और फिर एफ जी एच माइनस बी जी से। हाँ, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो तुम ये डिटर्मिनेंट याद कर सकते हो कि इसको भी तुम ज़ीरो कह सकते हो, ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अब ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे पास कहीं भी लिखा हो कि इस चीज़ को दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स बता दो। तो कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन क्या होगा? तो सबसे पहले तो तुम्हें एक्सप्रेशन याद रखनी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी वाई स्क्वायर्ड प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अब इसके बाद तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस यानी कि दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है, तो ए बी सी, अब तुम्हें लिखना चाहिए यहाँ से एफ जी एच, फिर डायगनली सब कुछ लिख दो, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये तुम याद रख लो, ये तुम्हें याद रखना है। ये ज़ीरो होगा अगर इसे लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व किया जा पा रहा है तो, ठीक है। तो अगर कहीं भी लिखा है कि दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यार कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, देन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स, तो तुम कहोगे ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। ये सवाल है मेरे पास, अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन 3 लीव्स रिमाइंडर 2 1 एंड -1 व्हेन डिवाइड बाय दिस, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय दिस। x -1 से डिवाइड करा पी एक्स को तो 2 रिमाइंडर, x + 2 से किया तो 1, x + 1 से किया तो -1। अच्छा, तो हमें बताना है इन तीनों के प्रोडक्ट से करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर बता देंगे। सबसे पहले हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स को जब x -1 से डिवाइड करा तो कुछ क्वोशिएंट आया होगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, पर इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री डिवाइज़र से हमेशा कम होती है। ऐसा क्यों? मान लो हम किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो x³ + 2x² -3x + 1 कुछ भी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x³ बना दूँगा, फिर x³ कट जाएगा, बाद में जो भी बचा, मान लो x² वाली टर्म बची, तो मैं यहाँ पर +1 ऐड करके x² वाली टर्म भी बना दूँगा, ये भी कट गया है ना। अब यहाँ पर x वाली टर्म बची, तो जैसे ही डिवाइज़र से कम डिग्री वाली टर्म बच रही है, मेरे पास अब कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इसको x बना दूँ। मैं यहाँ 1/x से मल्टीप्लाई करता, पर ये क्वोशिएंट तो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। तो पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न में रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से हमेशा कम होगी, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा,
तो मैं रिमाइंडर को यहाँ R1 बोल देता हूँ। हमने x+2 से भी डिवाइड करा है ना, क्वोशिएंट कुछ आया होगा, मेरे को क्या है उससे, R2 बोल देता हूँ रिमाइंडर को। हमने x+1 से भी डिवाइड करा, तो px बराबर x+1 टाइम्स सम क्वोशिएंट Q3, क्वोशिएंट एज ए फंक्शन ऑफ x, और रिमाइंडर आ गया R3। ओके अच्छा, हमने ना px को इससे भी डिवाइड करना है, इन तीनों के प्रोडक्ट से। तो अगेन मैं इसे लिख सकता हूँ x-1 x+2 x+1 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस, अब ध्यान दो डिवाइज़र की डिग्री 3 है तो रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ पर a कैन बी 0, हम कह तो नहीं रहे कुछ, 2 या 2 से कम हो सकती है। ओके अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं a b c, तो मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए इन्हें सॉल्व करने के लिए, निकालना है ना रिमाइंडर। ओके मेरे को पता है कि अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और ये जो R1 R2 R3 है ना, ये भी मेरे को पता है, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखे 2 1 एंड -1। तो यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ -1। तो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो ये चीज़ 0 हो गई और हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं x की जगह -2 रखता हूँ तो मेरे पास 1 बच रहा है। अगर मैं x की जगह -1 रख रहा हूँ तो मेरे पास -1 ही बच रहा है। तो इस इक्वेशन में, सॉरी इस पूरी इक्वेशन में, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो ये चीज़ तो 0 हो गई, तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं x की जगह -2 रख दूँ, अगेन ये चीज़ 0 हो गई, बचा क्या, 4a प्लस 2b प्लस सी। अगर मैं x की जगह -1 रख दूँ, अगेन ये चीज़ 0 हो गई और हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी प्लस सी। पर p1 तो तुम्हें पता है 2 है ऊपर से, तुम्हें p ऑफ -2 भी पता है 1 है, और p ऑफ -1 भी पता है -1 ही है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल तुम इजीली सॉल्व कर लेना और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जो रिमाइंडर है वो आएगा 7/6 x² प्लस 3/2 x प्लस 2/3। ठीक है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा ये। बढ़िया बात है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से, डिवाइज़र क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा कम होती है। यानी कि रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ लेस देन जी एक्स।